नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। घोषणाएं, योजनाएं, सौगातें और किसे कितनी मिली? वादे तो सभी सरकारें करती हैं, लेकिन अमल उस पर कितना होता है? 15 अगस्त को लाल परेड मैदान से संबोधित करते हुए शिवराज साहब ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें बेटियां, महिलाएं, किसान, SC, ST, OBC सभी शामिल थे। सबको भर भर के सौगातें मिली, लेकिन इन सौगातों से क्या वाकई जनता की परेशानियां दूर होंगी, या ये चुनावी फसल काटने के लिए पहले खाद डालने का काम है? इधर कांग्रेस के आरोप तमाम, लेकिन जनाब आपकी सरकार थी तो क्या हुए थे इंतजामात? तो करेंगे स्पॉटलाइट में चर्चा, जिसमें मुद्दा होगा हाईलाइट शिवराज की सौगात। आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूं तो बेटियों के लिए पहले दिन से ही संवेदनशील हैं और अपने आप को भांजियों का मामा कहलाना सौभाग्य की बात मानते हैं। इसी कड़ी में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान से प्रदेश को संबोधित किया। इस बार भी उन्होंने कई घोषणाएं की। 41 मिनट के उनके संबोधन में उन्होंने बेटियों को बड़ी सौगातें दी। इसके अलावा अपने संबोधन में किसान और OBC वर्ग को साधने की कोशिश की। डालते हैं एक नजर मुख्यमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदुओं पर। महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर अब 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 2000 रुपए दिए जाएंगे। छात्राओं को कॉलेज में एडमिशन के समय 20,000 रुपए की मदद दी जाएगी। 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बिजनेस के लिए कर्ज लेने पर सरकार बैंक गारंटी देगी। प्रदेश में 2000 किलोमीटर नई सड़क बनाई जाएगी। 1.22 करोड़ लोगों को घर पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में 2000 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। सभी सरकारी भवन सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। तो शिवराज का फोकस वैसे तो महिलाओं पर रहा। उन्होंने बेटियों से लेकर कॉलेज छात्राओं तक के लिए नई घोषणाएं की। इतना ही नहीं, उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए चल रही योजनाएं भी गिनाई। लेकिन मध्य प्रदेश, जहां इस वक्त OBC आरक्षण का मुद्दा गर्म है और साथ ही उपचुनाव की आहट है, इसलिए शिवराज के संबोधन की हर बात को सियासी रंग देकर देखा जा रहा है। दोनों ही दल इस वर्ग का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। शिवराज ने OBC वर्ग को 27% आरक्षण के लिए बीजेपी सरकार को ही हिमायती बताया और साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा 27% आरक्षण के नाम पर OBC के साथ बीते दिनों धोखा हुआ। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए नया कमीशन बनाने का ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा शिवराज ने किसानों के लिए चल रही योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार ने 16 महीने में प्रदेश के किसानों के खाते में 1,82,00,000 रुपए डाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मामा के रूप में ख्यात हैं, तो हम समझ सकते हैं कि समाज का जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है, खासतौर से OBC, बैकवर्ड, SC, ST या गरीब सवर्ण, ये भी बहुत उल्लेखनीय बात है। गरीब सवर्णों के लिए भी सवर्ण आयोग बनाना और बाकी चीज़ें करने की जो पहल है, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देश में की। और जितनी भी कमज़ोर वर्ग की बिटियाएँ हैं या और भी बच्चे हैं, उन सबको पूरा एजुकेशन, स्कॉलरशिप और बाद में हॉस्टल फीस, उसके बाद उनकी परीक्षाओं की फ़ीस तक माफ़ होती है। और सरकार पूरी तरीके से उनके साथ लैपटॉप, स्कूटी सबके साथ कटिबद्ध रूप से खड़ी हुई है। और ये संदेश जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मुझे लगता है इस वर्ग के जो बच्चे हैं और ख़ासतौर से बिटियाएँ हैं, उनके हौसलों को उनका ये संदेश मजबूत करेगा। चुनाव नजदीक है और इस महाजंग में दोनों में से कोई भी दल शिकस्त नहीं चाहता, इसलिए कोई भी मौका हो विपक्ष की तरफ से पलटवार जरूर होता है। मुख्यमंत्री जी ये बताएंगे कि 15 वर्ष में OBC को 27% आरक्षण क्यों नहीं वे दिला पाए? यदि उन्होंने, और मुख्यमंत्री जी ये बताएंगे कि 9 अगस्त को आदिवासी जो दिवस था उसकी छुट्टी क्यों रोक दी गई, क्यों ट्राइबल का पैसा रोक दिया गया, क्यों वो एक धारा 144 लगा के आदिवासी दिवस मनाने के लिए हमारे आदिवासी भाइयों को रोका गया। इन सब बातों को शिवराज जी को तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। उन्होंने योजनाएं तो बहुत सारी गिनाई जो कि UPA की कांग्रेस सरकार की दी हुई योजनाएं थी, जिनका वो महिमा मंडन आज तक करते आए। वर्तमान में मोदी सरकार ने
और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने कोई काम दलित, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के लिए नहीं किया। इधर बीजेपी ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित की थी। इसके बाद 15 अगस्त को अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई और ठीक एक दिन बाद यानी 15 अगस्त को शिवराज ने कहा कि अनुसूचित जाति की सुरक्षा, सम्मान और रोजगार, शिक्षा की चिंता की जाएगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि शिवराज ने एक तीर से कई निशाने लगा लिए, जिसमें बेटियों को सौगात, किसानों की चिंता और SC/ST के लिए चलाई जा रही योजनाएं, OBC के लिए 17,000 करोड़ का बजट, जो ये बताता है कि शिवराज और बीजेपी ने उपचुनाव के लिए ताल ठोक दी है। लेकिन रणनीति कितनी कामयाब होगी और लोगों को सौगात कितनी रास आएगी, ये वक्त के साथ पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो शिवराज साहब ने 15 अगस्त के संबोधन में सौगातें तो दी, लेकिन असल में धरातल पर कई और योजनाएं पहले से ही संचालित हैं, कई सारी चीज़ें पहले से ही चल रही हैं। क्या उसका फ़ायदा जनता को मिल रहा है? तमाम पार्टियां जब सरकार में आती हैं तब बातें कुछ और होती हैं और बाद में धरातल पर कुछ और चीज़ें होती हैं। ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बेटियों की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, किसानों की बात हुई, SC/ST OBC की बात हुई। और चलिए हम सवालों पर नजर डाल लेते हैं। कौन से वो सवाल होंगे जो चर्चा में हम शामिल करेंगे? क्या ये सौगात वोट वाली है? किसानों पर कितना प्रभावी शिवराज का संबोधन? क्या शुरू हो गई चुनावी तैयारी? लगता तो ऐसा ही है। साधना सभी को। कांग्रेस को क्यों दिखाई दिया इसमें चुनावी फायदा? अगर नहीं तो कांग्रेस किसके साथ है? अगर OBC SC/ST के साथ है, बेटियों के साथ है, तो उन्हें तो सौगातें मिल रही है ना। तो क्या ये सौगात वोट वाली है? सवाल ये भी आरक्षण पर अटके, क्या सौगातों से मानेंगे ये OBC वर्ग के तमाम लोग? तो चलिए, इस बार बेटियों का आशीर्वाद क्या मिलेगा शिवराज सिंह चौहान साहब को? ये तमाम सवाल थे जो हम चर्चा में रख रहे थे। और चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देती हूँ जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। दीपक वलेचा जी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत करती हूँ दीपक जी। राम प्रताप सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत करती हूँ राम प्रताप सिंह जी आपका। अशोक शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक जी का भी बहुत बहुत स्वागत। ये तमाम योजनाएं हैं अशोक जी जो हम देख रहे हैं शिवराज जी ने 15 अगस्त के संबोधन में कहीं, जिसमें बेटियां भी शामिल थीं, महिलाएं भी शामिल थी, रजिस्ट्री पे छूट दी जा रही है। और उसके अलावा किसानों को लेकर भी उन्होंने बात की, SC/ST OBC को लेकर भी बात की। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि बेटियों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर बेटियों के लिए काम हो रहा है? महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात हो रही है? निर्भया का फंड दोनों ही सरकारें पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाई, और उसके अलावा कई और सारी चीजें हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई जो बातें होती हैं उससे इतर काम होते हैं? मैं दोनों ही सरकारों की बात कर रही हूँ। देखिए, जो अच्छी बातें होती हैं सबसे पहले तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोलता, लेकिन अगर शिवराज जी बेटियों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि समाज में बेटियों का अच्छा स्थान हो, उनकी सुरक्षा हो। आपका सवाल भी ये है कि क्या महिलाओं और लाडली लक्ष्मी योजना जो शिवराज जी की एक योजना थी जिसको पूरे देश ने सराहा था, तो मुझे लगता है कि शिवराज जी महिलाओं के लिए तो काफी कुछ करते रहते हैं और वो महिलाओं में लोकप्रिय भी है। ये मैं किसी राजनीतिक पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा। रही बात ये कि योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिलता है कि नहीं मिलता, ये बहुत अहम सवाल है आपका। और 2018 में अगर शिवराज जी के खिलाफ कहीं कोई एक जनाक्रोश दिख रहा था तो केवल इस बात के लिए दिख रहा था वो जो घोषणाएं करते थे वो धरातल पर नजर नहीं आती। और फिलहाल अब ये देखना पड़ेगा कि अभी शिवराज जी ने जो 15 अगस्त में जो तमाम तरह की घोषणाएं की हैं, क्या उनका वास्तव में लाभ जो है देश की महिलाओं को, बेटियों को मिलता है कि नहीं मिलता है। घोषणाएं उनकी अच्छी हैं और मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि अच्छी बातों की हमें जो है सराहना भी करनी चाहिए, उनका स्वागत भी करना चाहिए और फिर उस के आधार पर उसकी अपन घोषणा भी करेंगे। देखेंगे कि भविष्य में ये योजनाएं धरातल पर उन तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती कि जिनके लिए शिवराज जी ने घोषणाएं की। चलिए मैं दीपक वलेचा जी के पास जा रही हूँ। दीपक वलेचा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी पारुल जी, बिल्कुल मिल रही है। दीपक वलेचा जी,
मुख्यमंत्री साहब ने कई सारी ऐसी घोषणाएं की जो वाकई स्वागत योग्य हैं, लेकिन कई सारी ऐसी बातें भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। महिलाओं के लिए आप कह रहे हैं महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है अब लगेगा। उसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना में 2000 रुपये आप दे रहे हैं। छात्रों को कॉलेज में एडमिशन 20,000 रुपये आप मदद के लिए दे रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें, लिस्ट है मेरे पास। सवाल ये, क्या पॉइंट ये है कि हम कन्यादान योजना की बात करें, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार के समय इन बेटियों को कन्यादान के समय 51,000 रुपये मिल रहे थे, आपने उसको 25,000 रुपये कर दिया। आपकी सरकार हो, कमलनाथ जी की सरकार हो, बेटियों की बातें, महिलाओं की बातें, लेकिन निर्भया का फंड पूरा आप उपयोग नहीं कर पाते हैं। पारुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, उसके साथ हमारा जो इंजन लगा हुआ है हमारे केंद्र सरकार का, जो विकास के कार्य हमारी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं, वो हमेशा इतिहास के पन्नों पे दर्ज हैं और कई सरकारों ने कभी भी ये कार्य नहीं किए। जहां तक आप कमलनाथ सरकार की बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ सरकार जो है वो झूठ बोल के, फरेब करके, दुष्प्रचार करके कुछ आई थी और नहीं, मेरे सवाल को आपने अलग जवाब, आपका जवाब अलग है। वलीचा जी सुनिए, सवाल सुनिए, फिर से सुनिए। 51,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कमलनाथ जी की सरकार के समय, आपकी सरकार में 25,000 क्यों? बेटियों की बात करते, महिलाओं की बात करते, हाफ क्यों कर दिया? पारुल जी, जिस घोषणा की आप बात कर रहे हैं कि उसका कोई हितग्राही आपके पास है क्या? उन्होंने तो युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात की थी, उन्होंने तो किसानों का कर्ज माफी की बात की थी। कहा था ना, चलिए मिला नहीं, कहा तो था ना, लोगों के पास एक बात तो पहुंची थी, कैसा हो सकता है? कहने और करने में बहुत अंतर होता है, कथनी और करने में। ठीक है, मतलब वो कर पा रहे होंगे, आप लोग नहीं कर पा रहे थे। हमारी जो सरकार है जो कहती है वो करती है। जहाँ तक आप कमलनाथ सरकार की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पारुल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका सम्मान पूरा प्रदेश करता है, कि जैसे ही कमलनाथ की सरकार आई थी, हमारी चाहे संबल योजना हो, चाहे हमारी जितनी भी हितग्राही योजना हो, सारी की सारी योजना उसको भी लेकर मैं बात करूंगी, उसको भी लेकर बात करूंगी। दूसरा पॉइंट सुनिए, वो बंद कर दिया था। दूसरा पॉइंट सुनिए कि महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, लेकिन निर्भया का फंड पूरा उपयोग ना आप लोग कर पाते हैं, ना कमलनाथ जी की। ऐसा कोई आपके पास विजन ही नहीं होता है कि हम निर्भया का फंड यूज कर सकें, वो लैप्स हो जाता है, क्यों सर? पारुल जी, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे कि निर्भया का फंड जो है आपका लैप्स हो जाता है। निर्भया फंड की बिल्कुल बात की जा रही है, और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ या पूरे प्रदेश की बात की जाए, तो जितना महिलाएं हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सुरक्षित हैं, शायद वो पूरे देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। फिर आपको अखबार पढ़ने चाहिए सर, फिर आपको अखबार, आपको न्यूज, आपको चैनल्स वॉच करना चाहिए सर। पढ़ता हूँ और अखबार भी पढ़ता हूँ, फिर आपको आंकड़े नहीं पता, आपको आंकड़े नहीं पता, आपको रोजमर्रा में होने वाले बलात्कारों की खबर नहीं पता, दुष्कर्म की खबर नहीं पता। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने दुष्कर्म पे फांसी की सजा सुनाई है। पारुल जी, शायद आपको ये याद नहीं, ये मत बताइए ना, ये मुझे भी पता है। आप ये मत कहिए कि आपके राज्य में तमाम चीजें हैं, सुरक्षाओं की बात करते हैं, लेकिन महिला अपराध नहीं हो रहा, दुष्कर्म की घटनाएं नहीं हो रही, आप ऐसा नहीं कह सकते ना, ये तो फिर झूठ ही हो जाएगा, सफेद झूठ हो जाएगा। अंकुश हमारे सरकार ने लगाया है इन सारे कानूनों के ऊपर, जितना हमारी सरकार इस पे आगे बढ़ के काम कर रही है, वो पूरे देश में कहीं न कहीं मिसाल है। सरकार ने सबसे पहले मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जिन्होंने दुष्कर्म पे फांसी की सजा का प्रावधान लाया था। तो निश्चित रूप से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था का जो खौफ है वो अपराधियों के अंदर बहुत अच्छा है। निश्चित जो महिलाओं के साथ गलत काम हुए हैं उसके हम पूरी घोर निंदा करते हैं, और निश्चित रूप से ठीक है, कुछ और भी सवाल होंगे मेरे, में आगे चर्चा में शामिल करूंगी, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें हैं कि आपने ओबीसी के लिए 70,000 करोड़ का जो प्रावधान रखा है कि इनके उत्थान के लिए या इनको बढ़ावा देने के लिए, तो उससे क्या कुछ फ़ायदे होंगे, क्या कुछ होगा, मैं जवाब लूँगी आपसे। राम प्रताप जी के पास जा रही हूँ। राम प्रताप जी, सवाल यही कि सरकारें हम बात करती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, महिलाओं की, बच्चियों की बात, बेटियों की बात, दलितों की बात, ओबीसी की बात, SC ST की बात, लेकिन धरातल पर तमाम योजनाएं क्या दिखाई देती हैं, क्या फ़ायदा मिलता है? सवाल वही कि महिलाओं की बात करने वाले आप लोग, लेकिन इतना बड़ा बजट निर्भया को लेकर आता है, निर्भया फंड को लेकर आता है, वो आप लोग यूज़ ही नहीं कर पाते। राम प्रताप जी, राम प्रताप जी को आवाज़ मिल रही है हमारी? चेक कीजिए। राम प्रताप जी को आवाज़ नहीं मिल रही है, शायद हम लौटेंगे राम प्रताप जी के पास। चेक कीजिए ज़रा, आवाज़ क्यों नहीं मिल रही है। अशोक जी,
जो ये तमाम योजनाएं अब तक चल रही थी और अब जो नई बनाने की बात कही जा रही है, 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात कही जा रही है अनुसूचित जाति के लिए, इससे कुछ सुधार आपको दिखता है अभी तक हुआ हो या आने वाले? मंशा ठीक है, बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमें बहुत गुड फील होता है, लेकिन धरातल पर क्या ये चीजें आपको दिखती हैं और आगे आपको लगता है कि तमाम चीजें होंगी या सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है, चुनावी तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, ये तरह की जो घोषणाएं हो रही हैं, उपचुनाव से पहले जो घोषणाएं हो रही हैं, जाहिर है कि सब ये चुनावी तैयारी है और वोट की फसल काटने के लिए तमाम बढ़-चढ़ के दावे किए जा रहे हैं कि हम ओबीसी के लिए ये कर रहे हैं, एससी के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं। और एक सवाल जो आपका ये कि क्या धरातल पर इनका क्रियान्वयन होता है? तो आप भी वाकिफ होंगे कि मध्य प्रदेश में सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और जहाँ करप्शन हो, मतलब आप समझिए कि अनुदान की राशि में भी जो है अधिकारी ये कोशिश करते हैं कि उनको उसमें कोई एक हिस्सा मिल जाए, और ये सब कुछ बीजेपी की सरकार में भी हो रहा है और कांग्रेस की सरकार में भी हो रहा है। मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ, उससे हो सकता है कि बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। सूरत बदलती है मगर सवालात नहीं बदलते हैं, और सरकार बदल जाने भर से हालात नहीं बदलते हैं। वजह फकत हमारे नेताओं के ख्यालात नहीं बदलते। वो सरकार कमलनाथ की हो, वो सरकार शिवराज की हो, करप्शन सब जगह है। राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन रह गया है, और जब तक राजनीति का आकर्षण करप्शन होगा, ये सारी योजनाएं आप करते रहिए, आप सारी घोषणाएं करते रहिए, ना आप लड़कियों की सुरक्षा कर पा रहे। अब ये अभी एक सज्जन कह रहे थे, ये बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, कि इन्होंने जो है मृत्युदंड का प्रावधान बनाया। आप प्रावधान बना देते हैं तो क्या बलात्कार की घटनाएं रुक जाती हैं? आप महिलाओं को 10% या 1% या 3% दस्ती में छूट दे देते हैं तो क्या उनकी आर्थिक स्थिति संभल जाती है? जरूरत महिलाओं को रोजगार की है, स्वावलंबन की है, आत्मनिर्भरता की है। मैं आपको सतना का एक मामला बताता हूँ। यहाँ पे एक महिला समिति है, कस्तूरी संथानम कवि विंध्य प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन की और उनकी शिक्षा के लिए एक संस्था यहाँ बनाई थी, महिला समिति। आज उसकी हालत आप देख लीजिए, बदतर स्थिति में है। न वहाँ पे बैठने के लिए छात्राओं के पास चेयर है, न उनके पास लाइब्रेरी, कुछ भी नहीं है। तो कागजी घोषणाएं हैं ये, और जाहिर है कि इनका कहीं न कहीं थोड़ा चुनावी असर। और जो एक ओबीसी की आप बात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, मेरी आवाज मिल रही है? जी राम प्रताप जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ सर। वो पूरे देश के अंदर जो है एकमात्र ऐसी पार्टी रह जाए जो ओबीसी की पार्टी कहलाए और दलित की पार्टी कहलाए। जी सर, ये तो हमारा देश विविध परंपराओं का देश है, तमाम जातियां हमारे देश में बसती हैं, तो ऐसा तो खैर पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर उत्थान के बारे में कह रहे हैं, अगर उनके विकास के बारे में कह रहे हैं, तो वो होना भी तो चाहिए ना। सवाल तो यही है कि आप कहते हैं लेकिन होता है क्या वो? राम प्रताप सिंह जी, आपके पास आ रही, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम चर्चा कर रहे थे कि कन्याओं की बात कर रहे हैं आप, महिलाओं की बात कर रहे हैं, SC ST की बात कर रहे हैं, OBC की बात कर रहे हैं, लेकिन मंचों से बात करने के बाद क्या वो तमाम चीज़ें धरातल पर उतरती हैं? अभी वलीचा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। मेरा उनसे भी सवाल था कि महिलाओं की बात आप लोग करते हैं, लेकिन आपकी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, मैं दोनों के लिए ही कह रही हूँ, निर्भया का फंड जो हमारे प्रदेश में आता है उसको हम लोग पूरा उपयोग नहीं कर पाए। और अशोक जी तो कह रहे हैं कि सरकारें किसी की भी रही हो, भ्रष्टाचार इतना है कि तमाम योजनाएं जनता तक पहुँचते पहुँचते 10% ही उनको फायदा मिल पाता है। राम प्रताप जी। पारुल जी, मैं प्रारंभ करूंगा जो संभाषण था माननीय मुख्यमंत्री जी का, हाँ। अभी स्वतंत्रता दिवस पर जी, जहां उन्होंने इन सब चीजों का उल्लेख किया, और मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक जन कल्याणकारी राज्य का निबंध पढ़ा। विगत 14 वर्ष से वे सत्ता में है, सत्तारूढ़ है, और उसके बाद यदि आकर वो, जैसे मेरे भाई जो बीजेपी के हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके पास डेटा नहीं है। अगर वे NCRB का डेटा देख लेंगे एक बार, तो उनको समझ आ जाएगा कि मध्य प्रदेश जो है महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 3रे नंबर पे है। और ऐसी स्थिति में यदि वो कहेंगे कि यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध ही नहीं हो रहा है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देखिए, जहां तक शिवराज सिंह जी का सवाल है, मुझे लगता है गिनीज बुक में उनका नाम लिखा जाएगा घोषणाएं करने के लिए, अधिकतम घोषणाएं और न्यूनतम क्रियान्वयन के लिए। और यदि उनसे आज भी बैठ के पूछ लिया जाएगा कि कितनी घोषणाएं वे आज तक कर चुके हैं 14 वर्ष में, तो संख्या नहीं बता पाएंगे, डिटेल तो छोड़ दीजिए। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात जो अभी पत्रकार महोदय ने भी कही कि रियलिटी में अंत्योदय की बात ये लोग करते हैं अंतिम व्यक्ति के लिए, अंतिम व्यक्ति तक क्या पहुंच रहा है। कन्याओं के लिए उन्होंने कहा, कन्याओं की स्थिति बता दूं मैं, अभी लोकसभा में अभी मॉनसून सेशन में ही मध्य प्रदेश की जहां बारी आई, वहां बताया कि 3 गुनी बच्चियां जो है सेकेंडरी स्कूल की ड्रॉप आउट हो रही हैं। तो जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे, वो आगे की शिक्षा उनको कैसे मिलेगी? इनसे पूछिए, हमारे जो भाई साहब बैठे हैं भाजपा के,
मैं तो आप बिल्कुल क्या पूछूंगी मदद सर, करेंगे? उनकी जो कॉलेज तक हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहुंच ही नहीं पा रही हैं, इसीलिए उनको 17% एडमिशन के समय मदद जी। करने की बात कही गई है और 20,000 से ज्यादा रुपए की मदद देखिए, करने की बात की मदद गई तो है। आप तब करेंगे जब वे हायर एजुकेशन में पहुंचेंगे। जब वो हायर एजुकेशन पहुंच ही नहीं पाएंगे तो उनकी मदद क्या करेंगे? तो सिर्फ कोरी घोषणा है। 17% यही स्थिति कमोबेश हायर एजुकेशन में है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, जैसे कि आज उन्होंने कहा कि रेस्ट्री में 1% करेंगे। पूर्व में कमलनाथ जी कर चुके थे, ये कोई नई घोषणा तो थी नहीं। और इनको तो मैं आपको बताऊं, जितनी भी पुरानी पैकेजिंग है उसको दोबारा से पैक करके और इवेंट बनाना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मेरा सवाल सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप भी जी। इतनी सारी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप, बहुत सम्मान करती हूँ मैं आपका, रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे ये बताइए सर कि महिलाओं की बात कर रहे हैं आप लोग, बच्चियों की बात कर रहे हैं, क्या कमलनाथ सरकार में कोई घटना नहीं हुई? उस वक्त सुरक्षा की बात क्यों नहीं की जा रही थी? आज जब हम बात कर रहे हैं बेटियों को लेकर, ना आपकी सरकार निर्भया फंड का पूरा उपयोग कर पाई, ना आप बीजेपी की सरकार कर पाई, उसके पीछे की वजह क्या है? ना आपके पास विजन था, ना उनके पास विजन दिख रहा है। देखिए, बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने बताइए। और ये बिल्कुल गंभीर विषय है। जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी उस समय मध्य प्रदेश जो था वो क्राइम कैपिटल में एनसीआरबी में जुड़ गया था महिलाओं के खिलाफ और रेप में। हमारी सरकार आने के बाद तीसरे पायदान पर पहुंच गई थी और घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया था। हाँ, जहां तक निर्भया का सवाल है, हमारे पास इतना समय नहीं था, 15 महीने की सरकार थी हमारी, इनकी तो 14 वर्ष की है। उसके बाद भी आज की स्थिति ये है कि आज भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है मध्य प्रदेश में नंबर 3 पे है पूरे राष्ट्र भर में। तो ऐसी स्थिति में देखिए, और निर्भया का जहां तक सवाल है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, समाज में नैरेटिव जाना भी चाहिए। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है। जब तक आप पुलिस रिफॉर्म नहीं करेंगे, निर्भया जैसे फंड जो है, आपकी सरकार के समय पर भी ये बात उठी थी। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने पुलिस रिफॉर्म की बात भी की थी और 1956 की जो पुलिस व्यवस्था है उसको बदलने की आवश्यकता है। ये ऐसी किसी भी चीज को नहीं छेड़ती है भाजपा जिसमें कि भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब रिफॉर्म की बात करेंगे आप, तो रिफॉर्म से करप्शन, जैसा कि अभी कहा सर ने, करप्शन कहीं ना कहीं कटेलमेंट होगा उसका। ठीक है। तो ये तो सिर्फ घोषणाएं करके और उसमें भ्रष्टाचार देखते हैं। आप देखिए, जिस प्रकार की विपदा कोरोना में आई, जो विपदा, सर भ्रष्टाचार की बात अगर होती है तो फिर कई सारे ऐसे भी चीजें निकल कर आती हैं कि रेड पड़ी थी, पेटियों की पेटियां कैश बरामद हुई थी, वो बहुत सारी फिर चीजें निकल कर सामने आने लगती हैं, ना बड़े-बड़े नाम सामने आने लगते हैं। जब आप वैमनस्यता की राजनीति करते हैं तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। और तो कोई भी तभी हो, तो निकली ना, तभी तो निकली ना कैश की हाँ, पेटियां। तो अशोक जी आप उसको गलत कह रही हूँ क्या मैं आ रही हूँ आपके पास। अशोक जी गलत कह रही हूँ क्या? उसको आप जो भी दोषी है उसको आप परिणाम तक हाँ, तो पहुंचाइए। हुआ तो था ना सर, उसको इसको पनिश एक्सेप्ट कीजिए। कीजिए कि भ्रष्टाचार हमारे समय पर भी था और बोलबाला था भ्रष्टाचार का। ठीक है अशोक जी, क्या कहेंगे? सही कह रही हूँ सर, मैं गलत हूँ क्या कहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भ्रष्टाचार उनके समय में भी था और इनके समय पे भी है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि नियम कायदों के उल्लंघन में घूस लगे तो बात समझ में आती है। मध्य प्रदेश में तो घूस किया, राजा की स्थिति के नियम कायदों के पालन में घूस लगती है। सरकार कानून बनाती है, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस का कानून बनाया, आप जाइए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, आपको घूस लगेगी। भवन अनुज्ञा का कानून सरकार ने बनाया, आप जाइए पालन कराने जाइए, वहां आपको घूस लगेगी। कहाँ घूस आपको नहीं लग रही? सब जगह घूस लग रही है। और घूस, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। जिस दिन राजनीति से करप्शन हट जाएगा, ये जितने सज्जन आपको महानुभाव देख रहे हैं ना, जनसेवा करने वाले, ये एक नजर नहीं आएंगे, सब घर में बैठ जाएंगे। ऐश करने के मौके अगर आपको कहीं मिलते हैं तो राजनीति में मिलते हैं। गरीब जनता के अमीर किताबों से आप कोई उम्मीद न पालें। कर दी सर आपने, दुखती नस पे हाथ रख दिया। करप्शन नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। मैं अशोक जी एक चीज और आपसे पूछना, मैं आ रही हूँ सर, बारी बारी से सबके पास आ रही हूँ। अशोक जी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, दलित उत्थान की बातें, तमाम योजनाएं, ये जो कल बातें कही गई हैं, इससे कितना उत्थान होगा? क्या सुधर जाएंगी जो दशा है इस वक्त SC ST OBC दलित वर्ग की? अशोक जी 70 वर्षों से आप दलितों का उत्थान कर रहे हैं, ये कोई पहली बार कोई बनी है क्या? अम्बेडकर जी को इसीलिए याद किया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान में उस तरह की व्यवस्थाएं कर दी कि दलित का उत्थान हो जाए। भारी भरकम सवालों का पिटारा वलेचा जी आपके ऊपर, तमाम सवाल आपके 70 वर्षों से दलितों का उत्थान क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल जी, वलेचा जी की आवाज दीजिए। जी, मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को मानता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मुझे हमारे राम प्रताप सिंह जी जो बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता थे, अभी महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इनके ही समय के मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे थे, मैं वो चैनल पे निकालूंगा तो आपका समय खराब होगा, पूरा प्रदेश जानता है।
इन्हीं की जब उपचुनाव के दौरान इनकी जो वरिष्ठ उम्मीदवार थे उन्होंने महिलाओं के लिए किस किस तरीके से बयान दिए थे। और अभी हाल ही का मामला अगर आपसे उन्होंने सदन की बात की तो मैं सदन का एक और मामला आपके सामने लाना चाहता हूँ पारुल जी, जो पूरे देश ने देखा संसद में जो महिला मार्शलों के साथ मारपीट हुई, तो महिलाओं के प्रति जो इनकी सरकार और इनके नेता और इनके जो पार्टी है वो कितना संजीदा है ये पूरा देश जानता है। और आज यही स्थिति है कि पूरे के पूरे प्रदेश में और पूरे के पूरे देश में आज जो सबसे पुरानी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भी सिमट के रह गई है और जनता ने इनको बिल्कुल पूरी तरीके से दरनकार कर दिया है। आप हमारी पार्टी की बात करते हैं जो हमारे माननीय अशोक शुक्ला जी है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पिता तुल्य मेरे ही क्षेत्र से आते हैं और हमारे पिता समान है। मैं आपका बात करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने गुड गवर्नेंस की सरकार के रूप में अपने आप को पेश किया है और ज्यादा से ज्यादा जो संसाधनें जो अधिकारियों की आप माननीय अशोक शुक्ला जी कर रहे थे, तो हमारी सारी की सारी जो खातों में जाना डिजिटलाइजेशन ये जो शुरुआत की गई है वो हमारी सरकार द्वारा ही शुरुआत की गई है। और इसकी जो पहल की गई है कि जो भी हमारे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके खाते में उसके अकाउंट में उसके डिजिटल के माध्यम से उस तक चीजें पहुंचे और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे। तो हमारी सरकार की जो संजीदा मामले हैं और कमलनाथ सरकार की आप बात कर रहे थे, मैं कमलनाथ सरकार की आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि 15 महीने की सरकार जो थी इन्होंने 15 महीने की सरकार में सिर्फ और सिर्फ तबादला उद्योग खोल के बैठा था, माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया था और यही रिजल्ट था कि 15 महीने में इनको छोड़कर चले गए और आज हमारी सरकार वापस में विकास की सरकार आज कार्य कर रही है। तो निश्चित रूप से पारुल जी बोलना चाहूंगा कि जो कतनी और कन्नी में जो दुष्प्रचार के रूप से हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं और चूंकि उनका एजेंडा उनका विजन ही दुष्प्रचार करना है, जनता को भ्रमित करना है, तो उनके साथ मैं सांत्वना ही दे पाऊंगा। बाकी हमारी सरकार के जो कार्य हैं सीधा जवाब राम प्रताप जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, समय पहले मूल सवाल का जवाब तो दीजिए। हाँ जी राम प्रताप जी। राम प्रताप जी जब आप बोल रहे थे मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो मेरी बात है कि आप सुन लीजिए, मैं अगर आपको इंटरप्ट करता तो आप क्या उस बात के जवाब ना अभी टाइम मत खराब कीजिए, अभी टाइम मत खराब कीजिए, ठीक है आप सॉरी थैंक यू आपस में बोल लीजिएगा। पहले राम प्रताप जी अपनी बात रखिए जल्दी से। नहीं मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे विद्वान मित्र हैं भाजपा से, उन्होंने अभी कहा कि राज्यसभा में मार्शलों ने महिला सांसदों के साथ नहीं यहाँ मुझे ये बताइए, आपको राज्यसभा का मैं उल्लेख जल्दी से बताइए, मुझे सवाल पूछना आपसे। राज्यसभा में जो महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो बिल्कुल सार्वजनिक पटल पर दुनिया ने देखा, सब कुछ सार्वजनिक पटल पर है, पब्लिक डोमेन में, उसे इस चर्चा में मत लाइए अभी, उसे इस चर्चा में मत लाइए अभी। मेरा आपका भी समय खराब हो जाएगा और डिबेट की जो मूल प्रश्न है वो हम थोड़ा सा कहीं भटक जाएंगे। राज्य महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, तमाम आयोगों में अभी कुछ ऐसे हम देखें तो आपके लोग बैठे हुए हैं, शोभा ओझा जी हैं, जेपी धनौपिया साहब हैं, ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, वे हमारी अध्यक्षा भी थी मीडिया डिपार्टमेंट की। हाँ। महिला कमीशन को तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन उपलब्ध नहीं है। बराबर निरंतर शोभा ओझा जी को ट्विटर पर भी चाहिए क्या जी? कोऑर्डिनेशन शोभा ओझा जी को ट्विटर पर भी चाहिए क्या? आपको याद हो गया अभी महिला ने एसेट पिया था, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा थी, उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया था। हमारी महिला आयोग की तरफ से जो ट्वीट तक आना था शोभा ओझा जी की तरफ से, मैं उसी टाइम डिबेट में बैठ के उनका अकाउंट भी सर्च कर रही थी, लेकिन कोई ट्वीट तक नहीं किया था। तो महिला आयोग को काम करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी की जो महिला आयोग में बैठी हुई मेंबर हैं, वो अगर ट्वीट तक नहीं करती इतने गंभीर मामले में, तो भला फिर क्यों आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर? देखिए जहाँ तक शोभा ओझा जी का सवाल है, मैं उनकी जो वर्किंग है उससे बिल्कुल चिर परिचित हूँ और जितना पत्रचार उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है कि किसी भी इसलिए शौक थी उस टाइम उनका अकाउंट देखकर, इसलिए शौक थी मैं उस टाइम उनका अकाउंट देखकर कि इतना बड़ा मैटर है, पूरा प्रदेश चर्चा कर रहा है। किन्हीं भी अपरिहार्य कारणों से यदि उन्होंने ट्वीट नहीं कर पाया होगा, लेकिन अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगी तो आप पाएंगी कि वो निरंतर उनका पत्रचार मुख्यमंत्री महोदय से हो रहा है और किसी भी प्रकार का सहयोग जो है विमेन कमीशन को कितनी बड़ी घटना हो जाती है। और राज्य महिला आयोग को बीजेपी क्यों नहीं काम करने दे रही है? क्यों ये विवाद चल रहा है? जो आयोग हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, उन पर ऊपर से शिकंजा कसा जा रहा है। क्यों वलेचा जी? महिलाओं की बात करते महिला आयोग को काम नहीं करते, पिछड़ों की बात करते पिछड़ा आयोग को काम नहीं करने देते, ये क्यों हो रहा है? किसने बोला आपको कि महिला आयोग को? बार बार आरोप कांग्रेस लगाती है, शोभा ओझा जी खुद आके बोल देती है, धनौपिया जी खुद आके बोल देते हैं कि हम पावर के मामले में जीरो पड़े हुए हैं।
आप अभी ओबीसी की बात कर रहे थे, मैं महिला आयोग की बात की करूंगा। ओबीसी का संवैधानिक दर्जा हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिया और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसको उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया। उसके बाद रट गया है सर, मुझे रट गया है ये बात आप लोगों से सुन के। मुझे ये बताइए, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्यों वो बार बार कहते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा? हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी आयोग आते हैं उनको पूरी निर्भीकता के साथ सारे अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, उनको निर्भीकता से सारे काम करने के दिए गए हैं और अंदर अपने वो कहते हैं हम कांग्रेस के इसलिए हमें काम नहीं करने दिया जाता। अब वो दुष्प्रचार के लिए हमेशा प्रसिद्ध हैं और उनका करना उनका काम है। राज्य महिला आयोग से अब ठीक है, अशोक जी से फाइनल कंक्लूजन ले लेती हूँ। अशोक जी, योजनाओं का क्रियान्वयन शिवराज जी के इस कार्यकाल में आप होता हुआ देखेंगे, क्योंकि आप उपचुनाव है, लोकसभा चुनाव है और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस हार के बाद जो दोबारा जीत आई है इसके बाद बहुत ज्यादा चीजें डिफरेंशिएट हुई हैं। अशोक जी देखिए, मैं शिवराज जी की जहाँ तक बात है तो शिवराज जी प्रारंभ से जो है महिलाओं को लेकर काफी संवेदनशील रहे हैं और वो खुद को मामा के तौर पर स्थापित अगर उन्होंने किया है तो आप ये तय मानिए कहीं ठीक है, बहुत चीजें जो होंगी चुनाव से प्रभावित होंगी, राजनीति से कहीं उनके मन में महिलाओं के प्रति आदर सम्मान तो है और वो लगातार जो है कमली लक्ष्मी योजना, बेटी है तो कल है, ये सब चीजें जो योजनाएं थी वो मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने, तो शिवराज जी को पूरी तरह से खारिज तो नहीं करता कि उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं और कर नहीं रहे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप मानते हैं तंत्र में बैठे हुए लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं जिससे उनकी छवि पर असर पड़ रहा है? ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल पड़ रहा है और शिवराज जी का नियंत्रण जो है अफसरशाही पर नहीं है, यही तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी के चलते 2018 में उनकी सरकार गई थी और आगे फिर चली जाएगी उनकी सरकार। ठीक है, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि कोई योजनाएं नहीं बनी या कुछ उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कई ऐसी चीजें, कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं जब योजनाओं का क्रियान्वयन या हितग्राही तक वो योजना पहुंचते पहुंचते शून्य हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक वलेचा जी बहुत शुक्रिया, अशोक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रथम जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिवराज जी की सौगात मिली, लेकिन जनता तक कितनी पहुंची और कब तक पहुंची? देखिए, चौथा कार्यकाल है शिवराज जी का, 3 कार्यकाल से हम उन्हें देख रहे हैं, काफी संवेदनशील हैं वो बेटियों के मामले में, बच्चियों के मामले में, मामा कहलाते हैं, भांजियों से मामा कहलाना पसंद करते हैं, महिलाओं से बहन बोलते हैं, उन्हें खुद भाई कहलाना पसंद करते हैं, राखी बंधवाते हैं, तमाम वो चीजें संवेदनशीलता की पराकाष्ठा। लेकिन उसके अलावा हम देखें योजनाएं SC ST OBC के लिए तमाम है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उन्हें पर्याप्त उन योजनाओं का फायदा मिलता है? क्या उनका उत्थान उन योजनाओं से होता है? उसके अलावा महिला और बच्चियों की बात करने वाले ये बड़े बड़े दल, ये इतने महत्वपूर्ण पार्टीज जो मध्य प्रदेश में मुख्य दलों में गिनी जाती हैं, इनकी सरकारें जब हैं, यानी अगर कमलनाथ जी की भी सरकार थी तो क्या हुआ? निर्भया का फंड उपयोग हो पाया? बच्चियों की बात कर रहे हैं आप, महिलाओं की बात कर रहे हैं, प्रॉपर विजन आप लोगों के पास नहीं होता, लेकिन जब सत्ता में आते हैं उस वक्त आपके पास कुछ नहीं होता, वैसे विपक्ष में बैठकर आपके पास बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन शिवराज जी की सौगात अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि उपचुनाव है, लोकसभा चुनाव है, जो अधिकारी वर्ग है, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो कितना फास्टली काम करते हैं और ईमानदारी से जनता तक फायदा पहुंचाते हैं, ये बड़ी बात है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।